हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सॉल्यूशन के आपके 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 13 है और उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स को भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने राउल्स लॉ पढ़ा था। राउल्स लॉ क्या होता है, राउल्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। साथ साथ हमने हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ को कंपेयर भी किया था। ये भी देखा था कि जो राउल्ट लॉ होता है वो हेनरी लॉ का ही स्पेशल केस होता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में किया था। ये आपका लेक्चर नंबर 13 है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो आज का टॉपिक है वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट लॉ ही समझ लीजिए आप पढ़िएगा, लेकिन राउल्ट लॉ जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा उसके बारे में पढ़िएगा। और यहां पर एक सॉल्यूशन का नाम है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, याद कीजिए क्लास 11, अगर आपने 11 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां हुआ करता था आइडियल गैस। आप लोगों ने सुना होगा आइडियल गैस क्या होता था। ठीक है, तो क्या होता था आप लोग शायद जानते होंगे कि आइडियल गैस वो गैस होता था जो गैस के लॉज का पालन करता था, गैस के नियमों का पालन करे, उसे आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। आदर्श वो चीज होता है जो नियमों का पालन करे। तो आइडियल गैस गैस के नियमों का पालन करता था, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। इन गैसों के जो लॉज होते हैं उनको पालन करने वाले गैस को हम लोग बोलते थे आइडियल गैस। ठीक है, सेम क्लास 12 में जब आप आते हैं तो यहां पर आता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। यहां भी आइडियल वर्ड है, इसका मतलब ये जरूर किसी ना किसी लॉ को फॉलो करता होगा। तो आप लोगों ने जो पढ़ा था राउल्ट लॉ, ठीक है, राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट भी देखा था, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी नॉट बी, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये आप लोगों ने देखा था। तो देखिए कुछ सॉल्यूशन केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के बताए हुए जो नियम हैं उनका पालन नहीं करते हैं। तो वे सभी सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, चाहे आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, चाहे आप कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, सॉल्यूट का अमाउंट कम रखो ज़्यादा रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट के नियमों का पालन कर रहा है किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, तब उसे आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। वैसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियमों का पालन करे उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशंस which follow Raoult's law at all concentration and temperature, किसी भी सांद्रता किसी भी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयन को आदर्श विलयन यानी कि आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहां देखिए लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल। एक सॉल्यूशन को आइडियल तब कहा जाएगा इफ इट फॉलोज, अगर ये पालन करे राउल्ट्स लॉ, कौन सा नियम का, राउल्ट लॉ का पालन करे, है ना, राउल्ट लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट के नियम का पालन करे, तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एग्जांपल क्या है आइडियल सॉल्यूशन का। तो मैं एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो उस एग्जांपल को आप फिलहाल याद कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जांपल्स याद करने का जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगा करके कुछ तरीकों को के बारे में जान करके आप एग्जाम्पल को खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको अभी एग्जाम्पल नहीं बता रहा, प्रॉपर्टी बताने के बाद आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, तब आपको एग्जाम्पल याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टीज में। अगर आपके एग्जाम में आता है आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए, तो आप ऐसे ही लिखिएगा। कभी कभी आइडियल सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करने के लिए भी आता है, तो जहां भी कंपेरिजन वाला पार्ट आएगा वहां पे आपके पास कुछ पॉइंट्स होना चाहिए ताकि उन दोनों को आप अंतर कर सके। ठीक है, तो मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आएगा आपका, वहां भी देखेंगे और इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, पहला गुण क्या है आइडियल सॉल्यूशन का, ये है इट फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर आपने तो डेफिनेशन ही लिख दिया। तो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन को ही मैंने एक प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दिया है, एक ही बात पढ़ा। ठीक है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है किसी भी कंसंट्रेशन पे, ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है शॉर्ट में, और टेम्परेचर पर। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो देखिए चूंकि ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, तो जो राउल्ट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वही आइडियल सॉल्यूशन का होगा। मतलब आइडियल सॉल्यूशन आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं वो राउल्ट
का ही लॉ है, ठीक है। तो राउल्ट लॉ क्या था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, यही तो राउल्ट लॉ था, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन भी वही होगा क्योंकि आइडियल सोल्यूशन तो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। एंड पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यहां तक भी आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया आपका राउल्ट लॉ, ठीक है, का पहला प्रॉपर्टी, सॉरी आइडियल सोल्यूशन का पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी से आप देखेंगे क्योंकि पहला प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन ही था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स इज जीरो। मतलब देखिए अगर आपके पास सॉल्यूट है, मैं इस एग्जांपल को यहाँ समझा रहा हूँ, एग्जांपल समझा रहा हूँ, सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम लोग बी लिखते हैं और सॉल्वेंट को हम लोग ए लिखते हैं और दोनों मिलकर बना के आपका सॉल्यूशन, ठीक है। मान लिया आपके पास सॉल्यूट है 20 मिलीलीटर, ठीक है, और सॉल्वेंट है आपका 80 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है कि अगर ये आइडियल सोल्यूशन है तो ये आपका 100 मिलीलीटर ही बनेगा। अब आप बोलिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप वॉल्यूम में चेंज निकालना चाहें, मिक्सिंग होने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया, बाद में कितना था 100, बाद में कितना हुआ 100, शुरू में कितना था 80 प्लस 20 यानी कि 100, हटाने के बाद कितना आया 0 आया। मतलब वॉल्यूम में चेंज आया क्या, नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए लिखा हुआ है डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन का प्रॉपर्टी है कि इसका डेल्टा भी मिक्स कितना होता है 0, मतलब द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स इज 0, मतलब कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद आयतन में परिवर्तन कितना होता है 0 होता है, ठीक है। और ये 0 का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट है द चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स इज 0। यहां पर एक टर्म है आपका इंथैल्पी, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर इंथैल्पी क्या होता है। अगर आपने 11 पढ़ा है, 11 का थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोग जानते होंगे इंथैल्पी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट में चेंजेस आता है ना, उसी हीट चेंज को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उष्मा में जो परिवर्तन आता है, या तो उष्मा अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा, या तो हीट निकलेगा, ठीक है। तो ये जो हीट में चेंजेस आता है इसी को इंथैल्पी चेंज कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, तो हाँ, आप बोलिएगा सर हीट में चेंज इंथैल्पी का मतलब, ये तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन हीट में चेंज तो दो तरह से हो सकता है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो या तो हीट रिलीज हो, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिएगा इंथैल्पी को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज का हो गया डेल्टा और ये हो गया मिक्स। तो डेल्टा H मिक्स इसका कितना है 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं लिखने का तो लिख दिया डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, देखिए रिप्रेजेंट ये करता है कि, सुनिएगा ध्यान से, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए अब अगर कोई प्रोसेस में हीट निकले, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक हिंदी में बोलते हैं उष्मा छेपी एक्सोथर्मिक। और कोई प्रोसेस में हीट इंटर करे तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, यानी कि उष्मा शोषी। तो एक्सोथर्मी के लिए डेल्टा H आपका नेगेटिव होता है, जबकि इंडोथर्मी के लिए डेल्टा H आपका पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इंथैल्पी में चेंज नेगेटिव होगा, और अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इंथैल्पी में चेंज पॉजिटिव होगा। कॉमन सेंस लगाइए ना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रहा है, तो हीट निकल रहा है तो हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी निकल रहा है, तो उसको आप नेगेटिव सिंबल के साथ दीजिएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि अगर मेरे से भी एनर्जी निकले तो मैं पॉजिटिव हो रहा हूं कि नेगेटिव हो रहा हूं, मैं नेगेटिव हो रहा हूं। तो हीट अगर आपका एक्सो हुआ तो डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। और अगर इंडो हुआ, अगर मैं हीट लेता हूं, एनर्जी ले रहा हूं, तो मेरा पॉजिटिव हो रहा है, मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव। तो हीट इंडो हो, हीट इंटर हो तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, डेल्टा H 0। इसका मतलब अगर आप आइडियल सोल्यूशन बनाइएगा, अगर आप A को B से मिलाइएगा तो हीट में चेंज नहीं आएगा, ना तो हीट बाहर निकलेगा ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा। प्रोसेस नाइदर इंडोथर्मिक होगा नॉर एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ डेल्टा H मिक्स 0 का मतलब क्या होता है, आप तो लिख दिए डेल्टा H एंथैल्पी चेंज 0, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलिएगा कि इस प्रोसेस के दौरान ना तो हीट रिलीज होगा ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं नाइदर इंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक। अब आपको ध्यान रहेगा ये प्रोसेस ना तो इंडोथर्मिक होता है ना तो एक्सोथर्मिक होता है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गया, इसको भी आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4।
क्या है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल समझ में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बताता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 बताता है देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। मतलब अगर आप सॉल्वेंट सॉल्यूट को जोड़ते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जोड़ते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये क्या कहता है समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आपके पास यहाँ है बेंजीन, यहाँ पे है टॉलिन, ठीक है, यहाँ है बेंजीन, यहाँ है टॉलिन। आप लेकिन सुना होगा बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन को मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए ये आपका बेंजीन है। बेंजीन आप लोग स्ट्रक्चर ही बनाते होंगे, ये आपका बेंजीन है। और टॉलिन का मतलब होता है, आपने पहला पढ़ा होगा, बेंजीन में ये एक सब कार्बन है, ये सब क्या है कार्बन, और सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। उसका एक हाइड्रोजन को हटा के अगर आप CH3 लगा देते हैं तो इस चीज़ को टॉलिन कहा जाता है। ये है टॉलिन, टॉलिन, और ये है आपका बेंजीन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप इन दोनों कंपोनेंट को मिलाइएगा तो मिलाने के बाद और मिलाने के पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? बेंजीन में जैसा आकर्षण बल होता है, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वैसा ही टॉलिन का भी होना चाहिए। इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होना चाहिए और मिलाने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होना चाहिए। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए बेंजीन आपका नॉन पोलर है, आप पढ़े होंगे बेंजीन क्या है आपका नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहे तो आप समझ लीजिए नॉन पोलर है। टॉलिन भी क्या है आपका नॉन पोलर, देखिए कार्बन हाइड्रोजन ही है नॉन पोलर। यहाँ भी मैंने लिख दिया एंटी मतलब नॉन पोलर, ये भी क्या है नॉन पोलर, ठीक है। तो ये दोनों नॉन पोलर है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो है। अब इसमें बोलेगा कि अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसका नाम है डिस्पर्सिव फोर्स, ठीक है। तो डिस्पर्सिव फोर्स इसमें भी है, डिस्पर्सिव फोर्स इसमें भी है। मतलब दोनों कंपोनेंट में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों को मिलाने के बाद आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, वो आइडियल सॉल्यूशन है। कैसे? इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? डिस्पर्सिव फोर्स ही होगा। मतलब अगर इन दोनों को आप सेम ले लीजिए, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सेम है, तो मिलाने के बाद आपका वही फोर्स बनना चाहिए। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला सॉल्यूशन बनता है तो इसका मतलब ये आपका आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब मिलाने के पहले और मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परिवर्तन नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। अगर कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो एग्जांपल आपको समझ में आएगा बेंजीन और टॉलिन का मिक्सचर। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। C2H5Br ये फॉर्मूला होता है इथाइल ब्रोमाइड का, और C2H5I होता है इथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, C2H5Br इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपका ब्रोमीन है। तो सुनिए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, ठीक है। इसको पहचानना होगा, ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर। ये आपका पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ आयोडीन है, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। अगर आपने पढ़ा है 11 या बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका नाम होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरैक्शन। और इसमें भी क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो दोनों में एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मिलाने के बाद मतलब इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड दोनों को मिला दीजिए, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में भी इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही होगा। मतलब एक इथाइल ब्रोमाइड था, पहले इसमें डाइपोल डाइपोल था, इथाइल आयोडाइड था, ठीक है। ये आपका हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। इसमें डाइपोल डाइपोल था, इसमें भी डाइपोल डाइपोल था, ठीक है। जब दोनों को मिला दिए तो भी इन दोनों में डाइपोल डाइपोल ही रहा, मतलब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा। अगर सेम रहा तब वो आइडियल है। अब आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों मिलाने के बाद डाइपोल डाइपोल ही है, इसका मतलब ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन ही है, ठीक है। इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि सर पहचानेंगे कैसे? देखिए आप एग्जांपल जब बहुत सारा देखिएगा ना, अभी तो आप आइडियल सॉल्यूशन देख रहे हैं, नॉन आइडियल जब देखिएगा तब आपको आइडियल ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। नॉन आइडियल में क्या होगा? यहाँ और यहाँ ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होगा आपका, ठीक है। यहीं पे डिफरेंस आ जाएगा और मिलाने के बाद भी आपका डिफर करेगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे नॉन आइडियल है। आइडियल का मतलब ये दोनों सेम हो और मिलाने के बाद भी वही रहे, तभी आपका आइडियल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, ठीक। तो और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आपका बहुत सारा एग्जांपल होता है, एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन है, ठीक है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन
मतलब हेक्सेन और हेप्टेन का मिक्सचर को भी आप आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। मतलब सेम फोर्स होना चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम 2 एग्जांपल याद होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल लिख दिया है। इसके साथ मैंने एक चीज़ और लिखा है, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, ये एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में अभी फिलहाल नहीं आएगा, मैं इस पॉइंट को क्वेश्चन मार्क करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगा। एजियोट्रॉप नहीं बनाते, पहले मुझे एजियोट्रॉप समझाना पड़ेगा, इसलिए इस पॉइंट को मैं नहीं बता रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट को मैं छोड़, अभी फिलहाल मैं लिख दिया, आप नोट्स में लिख दीजिएगा, लेकिन मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा एजियोट्रॉप्स नहीं बनाता इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, ये तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। आप लोग पहले इसको नोट्स ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब आपको मैं नन आइडियल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। नन आइडियल सॉल्यूशन बताने के लिए मुझे इसमें कुछ चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, तो ये पूरा आपका नन आइडियल हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आइडियल सॉल्यूशन का आपको ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप पहले आइडियल सॉल्यूशन को लिख लीजिएगा, इसके बाद आपको मैं ग्राफ बोलूँगा बनाने के लिए, वो ग्राफ आपको इसके बाद बनाना है। लेकिन पहले मैं यहाँ नन आइडियल सॉल्यूशन समझा देता हूँ। नन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ग्राफ के लिए आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नोट्स में आप नन आइडियल सॉल्यूशन लिखिएगा। पहले आइडियल सॉल्यूशन, उसका ग्राफ का थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद नन आइडियल सॉल्यूशन आप लिखिएगा नोट्स में, ठीक है। ग्राफ को मैं अलग से बताऊंगा, इसलिए पहले मैं नन आइडियल बता देता हूं। देखिए, कॉमन सी बात है, जो राउल्ट के नियम का पालन करे जो सॉल्यूशन, उससे आइडियल कहते हैं। तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे भी तो कुछ कहते होंगे, उसे क्या कहेंगे, नन आइडियल, ठीक है। किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करने वाले सॉल्यूशन को बोलेंगे नन आइडियल। तो यहां पर अगर आप नोट्स में नन आइडियल जैसे लिखेंगे, देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये सॉल्यूशन इज सेड टू बी नन आइडियल सॉल्यूशन, यहां हो जाएगा नन आइडियल, नन आइडियल इफ इट डज नॉट, यहां से क्या हो जाएगा, इफ इट डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, डज नॉट खाली लगा देना है, ठीक। ये हो गया आपका, यहां भी लिखना पड़ेगा इट डज नॉट, प्रॉपर्टीज में आते हैं, इट डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर। यहां पर आप क्या कीजिएगा, PA नॉट इक्वल टू P नॉट AX से लिखिएगा, और PB नॉट इक्वल टू P नॉट BX भी लिखिएगा, और PS नॉट इक्वल टू P नॉट AX से प्लस P नॉट BX भी, मतलब जहां इक्वल है वहां इक्वल नहीं रहेगा, कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स इज 0 फॉर आइडियल। अगर ये आइडियल नहीं है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स इज नॉट 0, 0 नहीं होगा। और आप यहाँ क्या कीजिएगा, क्रॉस, डेल्टा V मिक्स 0 नहीं होगा। सिमिलरली द चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज 0, यहाँ भी हो जाएगा नॉट, ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा। और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, नाइदर की जगह आप लिख सकते हैं आइदर इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, या तो ये इंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि इंडो होगा या एक्सो होगा, मैं बताऊंगा, पहले आप पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, मतलब इस आइडियल का मतलब था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा सेम रहेगा, और सॉल्यूशन का भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ है क्या, ऐसा नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो सकता है और सॉल्यूशन का भी चेंज हो सकता है, मतलब सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होगा। तो देयर शुड नॉट की जगह हो जाएगा देयर शुड बी एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा, देखिए एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल सिर्फ लिखूंगा, एग्जाम्पल को समझाने का काम जो है वो मैं फिलहाल नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल समझाने के लिए मुझे इसके टाइप्स में जाना पड़ेगा। नन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह का होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसलिए अभी सिर्फ मैं बता देता, देखिए मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ CCl4 CHCl3, ठीक है। और ये हो गया आपका नन आइडियल सॉल्यूशन, नन आइडियल सॉल्यूशन। फिलहाल के तौर पर आप समझ सकते हैं, ये आपका है नन पोलर और ये है आपका पोलर। तो कॉमन सी बात है, ये नन पोलर है तो इसमें कौन सा फोर्स होगा, डिस्पर्सिव फोर्स। नन पोलर में हमेशा यही होगा, और ये पोलर है तो इसमें क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। यहां दोनों में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो यहीं पे समझ लीजिए, जब यहां दोनों में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो कंफर्म ये नन आइडियल है, ठीक है। अब यहां मिलाने के बाद क्या होगा, ये मैं आपको जब इसके टाइप्स बताऊंगा नन आइडियल सॉल्यूशन का, तब वहां क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ मैंने लिख दिया है नन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है,
CH3COCH3 और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CCl4, सॉरी क्लोरोफॉर्म तो यहाँ पे मैंने लिखा है CHCl3, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका क्या है, पोलर, और ये भी क्या है, पोलर। देखिए आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, ये दोनों पोलर है लेकिन मिलाने के बाद इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज कैसे होता है ये इसके टाइप्स में ही समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैंने लिख दिया, मिलाने के बाद ये हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड, ताकि आपको समझ में आए कि मिलाने के बाद इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो यहीं पे डिफरेंस हो गया, नॉन पोलर पोलर, लेकिन यहाँ पोलर पोलर होते हुए भी ये नॉन आइडियल होगा, क्योंकि पोलर पोलर होने के बाद इसको भी पोलर होना चाहिए था, लेकिन ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ होगा डायपोल डायपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, डायपोल, यहाँ तो लिखा हुआ ही है डायपोल डायपोल, ठीक है, ये डायपोल डायपोल इसके लिए है, और ये भी क्या होगा, डायपोल डायपोल, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड है ये मैं अभी नहीं बता रहा, इसका एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा। देखिए तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, किस जगह हो जाएगा, दे फॉर्म्स एजियोट्रॉप्स। ये पॉइंट तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन मार्क रखा है, ये पॉइंट तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन मार्क रखा है, इसलिए इस पॉइंट को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर तो ठीक हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डायपोल डायपोल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए तो ये हो गया आपका पांचों पॉइंट, क्लियर। तो ये हो गया पांचों पॉइंट, इसका एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, इसका टाइप्स समझिएगा। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है। अगर कोई चीज़ जीरो नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि x जीरो नहीं है, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो x जीरो से छोटा हो या तो x जीरो से बड़ा हो। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैंने जहां भी जितना भी चीज़ लिखा, मैंने यहाँ लिखा है ये इसके बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का मतलब क्या हो सकता है, या तो ये इससे छोटा, ये चीज़ इससे छोटा हो, या तो ये चीज़ इससे क्या हो, बड़ा हो। तो दो कंडीशन बनता है कि नहीं। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपका दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है, लेकिन वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उस वीडियो को जब मैं बताऊंगा तब आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है, और मैंने जानबूझ के क्या किया है कि इसके जो दो टाइप्स होते हैं उसमें से एक टाइप का एग्जाम्पल को मैंने लिखा है और दूसरे टाइप का एग्जांपल दो, मतलब दोनों तरह का जो टाइप्स होता है उसके लिए दो एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है। अभी आपको एग्जांपल समझ में नहीं आएगा और ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के पहले के इक्वल नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बदलाव होगा, ठीक है। ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो क्लियर हो गया, तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो अब मैं आइडियल नॉन आइडियल दोनों हो गया। अगर आपके एग्जाम में आता है आइडियल नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है, तो आपके पास 5 पॉइंट है, ठीक है। इन पांचों पॉइंट को एक जगह लिखिएगा, इन और नॉन आइडियल के पांचों पॉइंट को एक जगह लिखिएगा, बीच में लाइन खींचिएगा। ये हो गया आपका डिफरेंस। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उतना आप पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो अगर आपको ये खुद से करना है, आप नॉन आइडियल का भी नोट्स बना लीजिएगा और एक तरफ आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में टॉपिक डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें इसको एक तरफ आइडियल एक तरफ नॉन आइडियल लिखे आप डिफरेंस लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब मैंने आपको बताया था, अभी आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ होता है, ठीक है। उस ग्राफ को मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो आपका खत्म होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन आइडियल के टाइप्स में भी जाएंगे, ठीक है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि कई लोग इस ग्राफ को नहीं समझते हैं, ठीक है। देखिए देखिए आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, यहाँ मैंने आपको कहा था कि आप जगह छोड़ दीजिएगा आइडियल के लिए, तो आप लिखिएगा ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। नॉन आइडियल का कोई ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। नॉन आइडियल का कोई ग्राफ नहीं होता, नॉन आइडियल का टाइप्स का ग्राफ होता है। नॉन आइडियल में जो दो टाइप होगा उसका ग्राफ बनेगा, लेकिन नॉन आइडियल का कोई ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या था, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता था, डज नॉट की जगह क्या होगा, फॉलोज, ठीक है, उसी को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ये तो आप लोग जानते थे। और आइडियल सॉल्यूशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, PA = P0A XA, और इसके पहले मैंने क्या लिखा था, PA = XA, और क्या था, PB = XB, और PB = P0B XB। अब इस चीज़ को ग्राफ में कैसे बनाएंगे, देखिए आपको इतना पता होगा कि जब कोई प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ को आप ऐसे बनाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, अगर इसको आप ओरिजिन माने तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि दो आपका इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन आपका दो है, इक्वेशन आपका दो है, लेकिन ग्राफ को आपको कैसे बनाना है, देखिए क्या कीजिएगा। तो एक तरफ ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको, इधर लिखिएगा वेपर प्रेशर और इधर आपका मोल फ्रैक्शन,
इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए इधर हो गया आपका वेपर प्रेशर, इधर हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का बीच का रिलेशन है। तो देखिए यहाँ आपको लेना है फिलहाल बी, ठीक है, बी या ए किसी को भी ले सकता है, मैंने मान लिया ए ही लिया है, ठीक है। यहाँ आपका है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन क्या है एक्स ए, तो आपको पता होगा कि ये ओरिजिन है आपका, तो एक्स ए का वैल्यू कितना होगा 0, ठीक है, एक्स ए कितना होगा 0। अब आप बताइए जब एक्स ए 0 होगा तो पी ए भी कितना होगा 0, मतलब ये यहीं पे है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स ए बढ़ने पर पी ए भी बढ़ता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लीजिए, ठीक है। ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ बताता है ये वाला चीज़ को, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, ठीक है, इस चीज़ को बताता है, ठीक, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम। अब क्या है कि इसी ग्राफ में आपको इस चीज़ को भी दिखाना है, ये वाला चीज़ को भी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप इस साइड भी एक और लाइन खींचिए, समझ लीजिए इसका 2 ओरिजिन है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इस साइड भी आप लाइन खींच लीजिए, और इस तरफ जो आपने एक्स ए को लिया है, एक्स ए 0 था ना आपका, और ये क्या था आपका पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए था, इस तरफ प्रोपोर्शनल। अब आप इस तरफ, इधर भी वेपर प्रेशर है, ठीक है, ऑब्वियसली इधर भी वेपर प्रेशर, इधर भी मोल फ्रैक्शन है, तो इस तरफ आप बी वाले कंपोनेंट को लीजिए। इधर आपने ए वाला कंपोनेंट लिया था, इधर किस वाले कंपोनेंट को लेंगे, बी वाले कंपोनेंट को। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ एक्स बी इक्वल टू 0, तो आप बताइए एक्स बी 0 होगा तो पी बी कितना होगा 0। अब आप क्या जान रहे हैं कि एक्स बी बढ़ने पर पी बी भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल। तो इसके लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उधर नहीं बनाइएगा, इधर बनाइएगा, देखिए, ठीक है। ये जो चीज़ है ये क्या बता रहा है आपका पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। मतलब आपने एक ग्राफ ऐसे बनाया और एक ग्राफ आपने ऐसे बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्राफ आपने ऐसे बनाया इस साइड, और एक तरफ ने इस तरफ बनाया, ठीक है। तो इस तरफ आपने किसको बनाया है, एक्स ए वाले पार्ट को, और इस तरफ आपने किसको बनाया है, एक्स बी वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ है आपका एक्स ए 0, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक्स ए का वैल्यू हो गया आपका 1, कितना हो गया 1, मतलब जैसे देखिए आपको पता होगा ना, यहाँ एक्स ए है तो इधर जाने पे एक्स ए बढ़ेगा, तो एक्स ए यहाँ 0 है तो एक्स ए का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब आप बताइए कि इस इक्वेशन में देखिए जैसे ही आपका एक्स ए 1 होगा तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, मतलब पी ए का वैल्यू ही क्या होगा, पी नॉट ए, जब एक्स ए कितना होगा 0। तो आपने यहाँ एक्स ए 0 लिया था और यहाँ इस पॉइंट पे आपका एक्स ए का वैल्यू कितना हो गया 1। तो जैसे ही, जैसे ये ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ जैसे जैसे चलते 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 जैसे यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो जैसे एक्स ए 1 हो जाएगा तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी नॉट ए को, समझ में आया, क्योंकि एक्स ए का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक। अब आप यहाँ एक्स बी 0 लिखे हैं तो इस तरफ उल्टा कीजिए, यहाँ मान लीजिए एक्स बी इक्वल टू 1, यहाँ एक्स बी 0 था तो एक्स बी 1 होगा, यहाँ एक्स ए 0 था तो यहाँ एक्स ए 1 होगा, उल्टा करना है आपको। अब आप बोलिए ये ग्राफ में पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी है, जैसे एक्स बी का वैल्यू 1 होगा पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट बी, यानी कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता होगा, पी नॉट बी को। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट ए को, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नॉट बी को, ठीक है। कि एक्स ए 0, ठीक है, यहाँ पर एक्स ए 0 और एक्स ए 1, और यहाँ एक्स बी 0 एक्स बी 1, ठीक है। तो ये आपका पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये ग्राफ था, जैसे यहाँ पहुँचा पी ए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए, क्योंकि एक्स ए का वैल्यू कितना हो गया 1। ये ग्राफ आपका था पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, प्रोपोर्शनल ग्राफ, जैसे यहाँ पहुँचा इस पॉइंट पे पहुँचा, चूंकि एक्स बी का मान आपने 1 लिखा है इसलिए ये हो गया आपका पी नॉट बी, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप बोलिएगा सर कि पी एस कहाँ है, इसमें पी एस कहाँ है, पी एस बराबर होता है आपका पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, ये जो पॉइंट है आपका है पी एस, और पी एस बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आपके मन में शायद एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर इन दोनों को आप बड़ा छोटा क्यों बनाए हैं, इसको आप ऊंचा क्यों दिखाएं, क्या बराबर बना सकते थे या इसको इधर दिखा सकते थे। देखिए मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, सॉल्वेंट, और ये क्या है आपका सॉल्यूट। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट कंपैरेटिवली सॉल्यूट का ज़्यादा वोलाटाइल होता है, ये जनरली होता है क्योंकि सॉल्वेंट जनरली पानी होता है, और सॉल्वेंट पानी होगा तो पानी बहुत वोलाटाइल होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने कंसीडर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको ऊपर कर देंगे इसको नीचे कर देंगे तो प्रॉब्लम है, दोनों सही है आपका। इसे भी आप ऊपर कर सकते हैं, इसे भी आप ऊपर कर सकते हैं, क्लियर है, इसमें आप बराबर भी कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। इसलिए आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए किसी किसी बुक में यहाँ आपको बी मिलेगा कि यहाँ ए मिलेगा, उस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि बुक में ए और बी किसी को भी मान सकता है ना, मैंने ए सॉल्वेंट को लिया है, बी सॉल्यूट को लिया है, किसी को भी मान सकते हैं आप, इसलिए
इसको कोई टेंशन लेना जरूरत नहीं है, ए और बी रटना नहीं है आपको, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है, समझ गया। फिर से देखिए, मैं इस ग्राफ को फिर से बना रहा हूँ। देखिए ये तो आपको मैंने समझाया, लेकिन आपको एग्जाम के लिए बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा। इधर आपको लाइन खींचने का भी जरूरत नहीं है, आप इतना भी करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बनाना है इसी ग्राफ को, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। आप क्या कीजिएगा, देखिए देखिए फास्ट में तरीके में बता रहा हूँ, तुरंत आपको याद हो जाएगा। पहले आप ऐसे खींच लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। आपको पता है इधर क्या है वेपर प्रेशर, इधर क्या है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ लीजिएगा XA0, आप ऐसा नहीं यहाँ XB0 भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। XA0 और यहाँ क्या कीजिएगा XA1, ठीक। यहाँ क्या कीजिएगा XB0 और यहाँ कीजिएगा XB1, ठीक है। XA0 है ये पॉइंट, अगर XA0 है तो XA बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ही बढ़ेगा, यानी कि ये पॉइंट को आप ऐसे कीजिएगा। और ये आपका क्या बताएगा PA इक्वल टू पी नॉट ए XA, क्योंकि XA0 से आपने स्टार्ट किया है और XB0 से स्टार्ट किया है, तो ये पॉइंट आपका क्या बताएगा, ये लाइन आपका PB इक्वल टू पी नॉट बी XB, ये हो गया। और जैसे यहाँ XA का वैल्यू 1 हो गया होगा इस ग्राफ में, तो PA किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए। ये पॉइंट आपका हो जाएगा पी नॉट ए और ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी नॉट बी। इसको आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा और इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा और यही है आपका PS, हो गया। यही है आपका ग्राफ। देखिए कितना जल्दी में मैंने आपको बता दिया और आपको ये ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा फास्ट बताया। ये आपको समझा के बनाया, इसलिए तोड़ के दिक्कत हो जाता है। तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। एक बात और, अगर आपको कोई बोलेगा राउल्ट लॉ का ग्राफ बनाओ, राउल्ट लॉ, आप बोलेंगे सर राउल्ट लॉ का तो आपने कोई ग्राफ नहीं बनाया, तो राउल्ट लॉ का ग्राफ भी यही है। अगर आपको कोई बोलेगा राउल्ट लॉ को ग्राफ से समझाओ, तो राउल्ट लॉ लिखने के बाद ये आप ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि राउल्ट के लॉ को फॉलो करने वाला सॉल्यूशन ही तो आइडियल था। तो जो आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है वही आपका राउल्ट लॉ का भी ग्राफ है। तो ये हो गया आपका दोनों का ग्राफ, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आज आपको आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन दोनों बताया और साथ साथ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी बताया। आपको मैंने यहाँ पर बता के ये छोड़ रहा हूँ कि नॉन आइडियल आपका दो तरह का होता है। तो ये दो तरह का कौन कौन होता है और इनका भी हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, इनका भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इन दोनों में भी अंतर देखेंगे और इनका भी ग्राफ देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इसे समझिएगा। थैंक यू।